गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग इनकम टैक्स एक्ट 1961 का हाउस प्रॉपर्टी क्लास 2 स्टार्ट करने वाले हैं। हम इसके पहले क्लास 1 यूट्यूब में छोड़ा हुआ है। आप लोग जरूर उस क्लास को फॉलो करने के बाद इस क्लास को करेंगे। आने वाला सारा क्लास आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। इससे आप लोग का जून का एग्जाम एंड दिसंबर का एग्जाम के लिए हेल्प हो जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। प्लीज कम टू स्क्रीन। ओके, चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में जो पढ़े हैं उसको देखते हुए रिवीजन कर लेते हैं एक बार। हम लोग लास्ट क्लास में यही सीखे थे जे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चार्ज होता है रेंटल इनकम के ऊपर। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चार्ज होता है रेंटल इनकम के ऊपर। उसके अंदर क्या होता है, हम लोग का चार्जेबिलिटी सेक्शन रहता है। चार्जेबिलिटी सेक्शन में हम लोग का कुछ कंडीशन डाला हुआ रहता है जिसमें हम लोग को जानना पड़ता है क्या चीज, जे ओनर का बिल्डिंग होना चाहिए, उसका प्रॉपर्टी होना चाहिए और उस बिल्डिंग को बिजनेस प्रोफेशन में यूज नहीं करना चाहिए। सेक्शन 22 हम लोग को ये बताता है बिल्डिंग होना चाहिए, प्रॉपर्टी होना चाहिए, बिजनेस में नहीं यूज करना है। ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा तो ये चार्जेबिलिटी हाउस प्रॉपर्टी में चला जाएगा। उसके बाद हम लोग सीखे थे अगर वैकेंट लैंड है, मशीनरी एंड फर्नीचर है तो वो अदर सोर्स में जाते हैं। उसके बाद हम लोग किसी से बिल्डिंग भाड़े पे लिए और बिल्डिंग किसी दूसरे को दिए है, जिससे भाड़े पे लिए है उसके हाथ में हाउस प्रॉपर्टी चार्ज होगा, बट मेरे हाथ में अदर सोर्सेस में चार्ज होगा क्योंकि ये प्रॉपर्टी सापलेट के लिए यूज होता है। अगर मैं इम्प्रूवमेंट बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं तो वो बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा। इंश्योर कर रहा हूँ कंडक्ट ऑफ द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ स्मूथ, देन इट शुड बी गोइंग टू बिजनेस प्रोफेशन। उसके बाद पढ़े हैं कोई इंस्टीट्यूट अपना हॉस्टल भाड़े पे दे रहे हैं तो उस केसेस में भी हम लोग बिजनेस प्रोफेशन में उसको चार्ज दे करेंगे। उसके बाद बोले थे ऑल टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी अंडर द चार्जेबल हाउस प्रॉपर्टी। जैसे फॉरेन कंट्री में अगर मेरा घर है तो ये भी हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज होगा। वायर हाउस है, ये भी हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज होगा। शोरूम है, ये भी हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज होगा। कमर्शियल बिल्डिंग, रेसिडेंशियल में सारा हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज होगा। उसके बाद हम लोग सीखे थे हाउस प्रॉपर्टी चार्ज होता है एक्रूअल बेसिस पे। पूरा हाउस प्रॉपर्टी चार्ज होता है एक्रूअल बेसिस पे। हम लोग का हाउस प्रॉपर्टी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है एक्रूअल बेसिस पे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक्रूअल बेसिस पे होता है। उसके बाद हम लोग सीखे थे कैसे इसका प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन किया जाए। उसके बाद हम लोग ये वाला फॉर्मेट देखे थे, इसमें बोले थे जीएबी कैसे कैलकुलेशन होगा, म्युनिसिपल टैक्स कैसे कैलकुलेशन होगा, नेट एनुअल वैल्यू, इस सारा का सारा चीज हम लास्ट क्लास में आप लोग को सिखाए थे। उसके बाद हम बोले थे प्रॉपर्टी का चार टाइप का प्रॉपर्टी होता है। पूरा थ्रू आउट द ईयर प्रॉपर्टी भाड़ा पे दे दो, पार्टली लेट आउट करो, पार्टली वैकेंट रहेगा, और पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड, पार्टली लेट आउट और पूरा सेल्फ ऑक्युपाइड। उसके बाद हम सीखे सीखे थे कैसे हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू को कैलकुलेशन करते हैं। बट वो कौन सा कैटेगरी में है, पूरा साल के लिए अगर घर भाड़े पे देंगे, पूरा साल के लिए अगर मैं घर भाड़े पे दूंगा तो उसका जीएबी कैसे निकलेगा। मैंने बोला था एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट व्हिच एवर इज हायर। मैंने ये भी बताया था एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है, म्युनिसिपैलिटी वैल्यू और फेयर रेंट व्हिच एवर इज हायर, बट नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेट।
मैं उसी के साथ साथ ये भी बताया था म्युनिसिपैलिटी वैल्यू और फेयर रेंट, उसका जो रिजल्टिंग फिगर है उसके साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन का लोअर आएगा। म्युनिसिपैलिटी वैल्यू और फेयर रेंट व्हिच एवर इज हायर, जो मेरे को रिजल्टिंग फिगर आएगा, जो मेरा आंसर आएगा उसके साथ स्टैंडर्ड लो का लोअर। उसके साथ मैं ये भी आप लोग को सिखाया था, मैंने ये भी आप लोग को बोला था म्युनिसिपैलिटी वैल्यू अगर मेरे लिए 50 है, फेयर रेंट 50 है, इसमें से हायर कौन सा होगा, तो इसका रिजल्टिंग फिगर आएगा 55। उसके बाद लोअर कौन सा होगा, उसके बाद लोअर होगा 55 एंड 54 व्हिच एवर इज लोअर, तो आंसर 54। हम बोला था ये दोनों चेक कर लो, समझ में आया 60 60 58 व्हिच एवर इज आया 60 60 75 व्हिच एवर इज 60। ये सारा हम आप लोग को लास्ट क्लास सिखाए थे। उसके बाद हम ये भी सिखाए थे कुछ एक कॉन्सेप्ट कैप्सूल के थ्रू हम क्लास को आगे बढ़ाए थे, उसमें भी था देखो, मैंने बोला था ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू 50 है, फेयर रेंट 52, इसमें से हायर कौन सा है 52। उसके बाद मेरा स्टैंडर्ड रेंट क्या है 58 एंड 52 व्हिच एवर इज लोअर, तो मेरा एक्सपेक्टेड रेंट कितना होना चाहिए 52, आंसर आया। उसके बाद एक्चुअल रेंट तो मेरे पास दिया हुआ है, तो एक्चुअल रेंट मेरे लिए 60 होगा। हमने जीएबी निकालने का फॉर्मूला बोले थे एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट व्हिच एवर इज हायर, तो इसमें हायर कौन है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए 60। तो मैं एक बार रिवीजन करवा दे रहा हूं, एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट व्हिच एवर इज हायर बट नॉट एक्सीड्स स्टैंडर्ड रेंट। उसके बाद ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जितना मेरा एक्सपेक्टेड रेंट निकलेगा उससे एक्चुअल रेंट दोनों को हायर निकालेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे आप लोगों को बोला था कैसे निकालने के लिए, करने के लिए बोले थे, जिस 75 80 65 68, तो उसमें मेरा एक्सपेक्टेड रेंट क्या हो रहा है, एक्चुअल रेंट क्या हो रहा है, एक बार टाइम लेके देख लो जो आप लोग निकाल पा रहे हो क्या नहीं। सेवेंटी फाइव 80 whichever is higher 80 85 80 and 65 whichever is lower 65 expected range 65 actual range 68 whichever is higher 68। इतना तक हम लास्ट क्लास कंप्लीट किए थे। आज का क्लास शुरू कर रहा है म्युनिसिपैलिटी टैक्स के थ्रू। सुन लो, म्युनिसिपैलिटी टैक्स मेरा जीएबी निकालने के बाद, मेरा जीएबी निकालने के बाद ऑलवेज म्युनिसिपल टैक्स को माइनस करूंगा, जिसके बाद मेरा नेट एनुअल वैल्यू निकलेगा। जितना जीएबी निकलेगा उससे माइनस करो म्युनिसिपल टैक्स, उससे तुम्हारा नेट एनुअल वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद हम बोले हैं म्युनिसिपल टैक्स तुमको मिलेगा डिडक्शन जब ओनर पेड करेगा, अगर टेनेंट पेड कर रहे तो नहीं मिलेगा। म्युनिसिपैलिटी टैक्स जीएबी से डिडक्शन होगा, नेट एनुअल वैल्यू मिलेगा। कब डिडक्शन मिलेगा, जब ओनर खुद पे करेगा, टेनेंट करेगा तो नहीं मिलेगा। म्युनिसिपैलिटी टैक्स और भी डिडक्शन होगा जब वो पेमेंट बेसिस में होगा, जब वो पेमेंट बेसिस में होगा, पेमेंट बेसिस में होगा तो म्युनिसिपैलिटी टैक्स का डिडक्शन आपको तब मिलेगा जब ओनर पेमेंट करेगा।
टेनेंट जाके म्युनिसिपैलिटी टैक्स जाके पेमेंट करेगा तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, आपका एनएबी से माइनस नहीं होगा। म्युनिसिपैलिटी टैक्स तब डिडक्शन नहीं मिलेगा, आपको म्युनिसिपैलिटी डिडक्शन नहीं मिलेगा जब लोकल अथॉरिटी डिडक्शन अलाउ करेगा। However, tax levied by state are not allowed as a deduction. अगर लोकल अथॉरिटी आपको टैक्स लेविट कर रहा है उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट अगर लेविट कर रहा है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर पेनल्टी ऑन म्युनिसिपैलिटी टैक्स है तो इट शुड बी नॉट डिडक्टेबल। 4 चीज बोले, एनएबी से म्युनिसिपैलिटी टैक्स माइनस होगा, म्युनिसिपल टैक्स तब डिडक्शन मिलेगा जब ओनर पेमेंट करेगा, टेनेंट करने से नहीं मिलेगा। ये पेमेंट बेसिस है। अनपेड म्युनिसिपैलिटी टैक्स नॉट अलाउ एज ए डिडक्शन। लोकल अथॉरिटी आपको लेविट कर रहा है तो डिडक्शन मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट अगर कर रहा है तो नहीं मिलेगा। आपका म्युनिसिपैलिटी टैक्स के ऊपर पेनल्टी चल गया तो इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट होगा पेनल्टी और बाय इंटरेस्ट जो भी है म्युनिसिपल टैक्स उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। मान लो मेरा म्युनिसिपैलिटी टैक्स टोटल हुआ 4,000 रुपीस, पेमेंट बेसिस का बात बोलो, जिसमें से तुमने पेमेंट किया है 2,000 रुपीस, तो आपको डिडक्शन किंतु 2,000 का ही मिलेगा, 4,000 का नहीं मिलेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, म्युनिसिपैलिटी टैक्स जीएपी से माइनस होने के बाद नेट एनुअल वैल्यू आता है। म्युनिसिपैलिटी टैक्स तब डिडक्शन होता है जब ओनर पेमेंट करता है, टेनेंट करने से नहीं होता है। ये पेमेंट बेसिस होता है। अनपेड म्युनिसिपैलिटी टैक्स इज नॉट अलाउड एज ए डिडक्शन। लोकल अथॉरिटी लेविट कर रहे हैं तो डिडक्शन मिलेगा और स्टेट गवर्नमेंट अलाउ कर रहे हैं तो नहीं डिडक्शन मिलेगा। इंटरेस्ट एंड पेनल्टी ऑफ म्युनिसिपैलिटी टैक्स आर नॉट डिडक्टेबल। आगे बढ़ रहे हैं। देखो वही चीज का फोटो है, हमने फोटो डाले हैं। पेमेंट बेसिस पेड बाय ओनर, टैक्स बाय लोकल, सारा का सारा डिडक्शन मिलेगा एकदम। पेमेंट बेसिस पेड बाय ओनर, लोकल अथॉरिटी, तीनों का तीनों डिडक्शन आपको मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट कैप्सूल 2 पढ़ो। बोला म्युनिसिपल टैक्स फॉर प्रीवियस ईयर 1920 10,000 रुपया आया है, जिसमें से एसएससी 6,000 रुपया पेमेंट किया है, 4,000 रुपया अभी भी पेमेंट नहीं हुआ, तो मेरे को जितना पेमेंट किया उसका ही डिडक्शन मिलेगा, तो इसलिए 6,000 रुपये का डिडक्शन मिला है। उसके बाद ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 1920 एक पेड म्युनिसिपैलिटी टैक्स अंडर 10,000 रुपया 1890 में पेमेंट कर रहा है, किया 20 और 1920 में पेमेंट किया है, और 5,000 रुपया 2021 में पेमेंट किया। मतलब लास्ट साल का भी 10,000 रुपया इस साल पेमेंट किया ड्यूरिंग 1920 में, खुद 1920 का भी म्युनिसिपैलिटी पेमेंट किया 20,000, और आने वाला साल का भी 5,000 पेमेंट किया है, तो टोटल 35,000 किया है। मैंने बोला था पेमेंट बेसिस, पूरा 35,000 मेरे को डिडक्शन मिल जाएगा। प्लीज इसको एक बार देखो क्या बोल रहा है। म्युनिसिपैलिटी टैक्स पेड किया है 30,000 और 20,000, डिडक्शन कितना मिलेगा 30,000। वाटर टैक्स पेड टू एएमसी कोलकाता म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, ये लोकल अथॉरिटी है। कोलकाता म्युनिसिपैलिटी एक लोकल अथॉरिटी है। हमने क्या बोला था जब म्युनिसिपैलिटी टैक्स बढ़वाया था, लोकल अथॉरिटी अगर बोलेगा लेविट करेगा तो वो डिडक्शन मिलेगा, बट स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेगा। तो 5,000 रुपए जो वाटर टैक्स हो रहा है वो मेरे को डिडक्शन मिलेगा। मगर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने जो स्वेल्स टैक्सेस लगाया
12,000 इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। CSC ये एक्सपेंसेस है, इसका भी मेरे को डिडक्शन नहीं मिलेगा। और इंटरेस्ट एंड फाइन फॉर डिले पेमेंट, इसका भी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो इसी के साथ साथ मेरा म्युनिसिपैलिटी टैक्स पूरा खत्म हो गया। और इसके बाद आ रहा है स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A। हाउस प्रॉपर्टी का साम करने के लिए कुछ कुछ सेक्शन हमको याद रखना पड़ेगा। हाउस प्रॉपर्टी का साम करने के लिए कुछ कुछ सेक्शन हमको याद रखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, स्टैंडर्ड डिडक्शन का सेक्शन 24A, कुछ कुछ सेक्शन हमको याद रखना पड़ेगा अपने एग्जाम के लिए। स्टैंडर्ड डिडक्शन में मेरा 30% डिडक्शन होगा नेट एनुअल वैल्यू। स्टैंडर्ड डिडक्शन में आपका जितना एनएवी आएगा उसके ऊपर 30% डिडक्शन मिलेगा। Standard deduction is being provided, no deduction shall be provided in the respect of actual expenses towards repair, insurance premium, depreciation, other expenses. इस सारा का केसेस में हमको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। आज सोचो अगर हम हाउस प्रॉपर्टी का चार्ज कर रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी मेरा चार्ज होता है, तो कोई भी बंदा बोलेगा मेरा रिपेयर के लिए इतना खर्चा होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम इतना दिया, डेप्रिसिएशन इतना हो गया, तो सारा का सारा एक्सपेंसेस निकालता है, उसका हाउस प्रॉपर्टी में कोई चार्ज बचेगा ही नहीं है, तो उसको कोई टैक्स भी नहीं देना होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट बोला जो तुम्हारा जितना भी खर्चा हो, तुम्हारा जितना भी खर्चा मैं 30% ही मानूंगा, तुम्हारा जितना एनएवी होएगा उससे मैं 30% ही डिडक्शन करूंगा, उसके बाद हम एक भी डिडक्शन नहीं करूंगा। तो याद रखना स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A के हिसाब से आपको 30% ही डिडक्शन मिलेगा फॉर द पर्पस ऑफ द एक्चुअल एक्सपेंसेस लाइक रिपेयर हो, इंश्योरेंस प्रीमियम हो और अदर एक्सपेंसेस हो। अगर तुम्हारा एनएवी नेगेटिव है तो हम कोई भी स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे। अगर आपका एनएवी नेगेटिव आ रहा है तो हम उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन में 30% डिडक्शन मिलता है एनएवी के ऊपर, बोला उसके बाद आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा एनी एक्सपेंसेस लाइक रिपेयर, इंश्योरेंस प्रीमियम, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस। सर अगर एनएवी नेगेटिव होगा तो ना, आपको उसमें भी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। दो टॉपिक पढ़े आप जीएबी के बाद, एक पढ़े हम लोग म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स पेमेंट बेसिस होता है, ओनर पेमेंट करेगा तभी डिडक्शन मिलेगा, टेनेंट करेगा तो नहीं मिलेगा। उसके बाद हम पढ़े हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन में हम लोग सीखे 30% का डिडक्शन मिलेगा, 30% का डिडक्शन मिलेगा, मगर वो 30% डिडक्शन आपका टोटल एक्चुअल एक्सपेंसेस के ऊपर मिलेगा। अगर इन्हें भी नेगेटिव होगा तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन को एक बार आप लोग देखो। इलस्ट्रेशन में देखो मेरा एनएवी है 10 लाख, मेरा इतना इतना एक्सपेंसेस इनकर्ड हुआ है, बोला है रिपेयर के लिए इतना खर्चा हुआ, मेंटेनेंस इतना खर्चा हुआ, डेप्रिसिएशन इतना हुआ, 30,000 इतना हुआ। इससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी नहीं है, इसका कोई भी मायने नहीं रखता है, क्योंकि मैं इसके ऊपर 30% का डिडक्शन लूंगा, इसके ऊपर मैं 30% का डिडक्शन लूंगा। मेरे को इसका जो एक्सपेंसेस हुआ इससे कोई मतलब नहीं है। मेरे को गवर्नमेंट ने बोला तुम जो भी एक्सपेंसेस कर रहे हो इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं 30% ही स्टैंडर्ड डिडक्शन लूंगा। इसका मतलब मेरा 3 लाख रुपया इसे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, वी विल नॉट गेट एनी डिडक्शन फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड। हम लोग कोई भी एक्सपेंसेस आपको इनकट नहीं करेंगे।
तो एक्सपेंसेस जितना इनकट हो रहा है वो मेरा कोई डिडक्ट नहीं होगा। पूरा हम 10 लाख के ऊपर 30% चार्ज कर लेंगे एज ए स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 है, उसका 3 लाख मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट सेक्शन में जा रहा है 24B। 24B हम लोग का क्या है? 24B हम लोग का इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर है। 24B हम लोग को इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर है। ये सेक्शन भी लिखना जरूरत है। इसमें हम लोग का क्या होता है? इंटरेस्ट लोन मेरा एक्रूअल बेसिस होता है। पूरा हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशन होता है एक्रूअल बेसिस। सिर्फ म्युनिसिपैलिटी टैक्स पेमेंट बेसिस में होता है। इंटरेस्ट ऑन ब्रॉड कैपिटल भी एक्रूअल बेसिस होता है। जब ये एक्रूड होगा उसी टाइम आपको डिडक्शन मिल जाएगा। Interest on loan shall be allowed only if loan has been taken utilize। मेरा इस लोन का जो तुमको डिडक्शन अलाउ होगा तब अलाउ होगा जब यूटिलाइज होगा परचेस के केसेस में, कंस्ट्रक्शन का केसेस में, रिपेयर का केसेस में एंड रिन्यूअल ऑफ हाउस का केसेस में। ये 4 केसेस में आपको तो हम लोग सीखे 24B में एक्रूअल बेसिस होता है। अगर हम लोग लोन लेंगे और वो यूटिलाइजेशन होगा परचेस, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूअल ऑफ हाउस, तभी हमको डिडक्शन मिलेगा। एक्रूअल बेसिस, यूटिलाइजेस, परचेस, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूअल, ये 4 चीज। नेक्स्ट डिस्कशन मेरा है, अगर मैं हाउस 1 को मॉर्गेज रखा और उस लोन को यूटिलाइज किया अगेंस्ट हाउस 2, हाउस 1 को मॉर्गेज रखा बैंक के पास और उस जो लोन हाउस 1 को मॉर्गेज रखने में मेरे को मिला और उसको मैं हाउस 2 में यूटिलाइज किया, तो इस केसेस में मेरे को भी डिडक्शन अलाउ होगा अगेंस्ट हाउस 2। सिंपल, मॉर्गेज इज नॉट इंपॉर्टेंट बट यूटिलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। हम मॉर्गेज दे रहे, मॉर्गेज का इसका मतलब ये नहीं कि मॉर्गेज मेरा कितना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट बात ये है हम उसको यूटिलाइजेशन का, हम मॉर्गेज करके और उस पैसा से सोच लो म्युनिसिपैलिटी टैक्स पेमेंट कर रहा हो तो मेरे को डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर मैं हाउस 1 को मॉर्गेज रख रहा हूं और उसका यूटिलाइजेशन क्या कर रहा हूं, फॉर द पर्पस ऑफ हाउस बना रहा हूँ, हाउस का कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, हाउस परचेस कर रहा हूँ, हाउस रिपेयर कर रहा हूँ, तो हमको डिडक्शन मिल जाएगा। मान लो उसी हाउस मॉर्गेज रखा और मैं उस मॉर्गेज का पैसा से मेरा यूटिलाइजेशन हो रहा है, मैं म्युनिसिपैलिटी टैक्स पेमेंट करूंगा, उस केसेस में मेरे को इंटरेस्ट डिडक्शन नहीं होगा। बिकम यूटिलाइजेशन होना चाहिए परचेस, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर और रिन्यूअल। इंटरेस्ट ऑन लोन सेक्शन 20B एक्रूअल बेसिस होता है, यूटिलाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है। यूटिलाइजेशन किस किस केसेस में करेंगे? परचेस, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूअल। मॉर्गेज रखने के बाद अगर उसी पैसा से हम लोन का पैसा चुकता करेंगे व म्युनिसिपैलिटी टैक्स देंगे व इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का पैसा देंगे तो हमको डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसी का यूटिलाइजेशन होना चाहिए कंस्ट्रक्शन, रिपेयर और रिन्यूअल। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट कभी भी हमको डिडक्शन नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, मान लो मेरा इंटरेस्ट चार्ज हुआ, उसके ऊपर मेरा इंटरेस्ट चार्ज होगा तो मेरे को कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर मेरा ओरिजिनल लोन, अगर मेरा ओरिजिनल लोन जो है ये रिपेयर के लिए है और सेकेंड जो लोन हमने रिपे किया फर्स्ट लोन को, देन इंटरेस्ट ऑन सेकेंड लोन वुड बी अलाउ एज ए डिडक्शन। मान लो मैंने ओरिजिनल लोन लिया और वो रिपेयर के लिए यूज कर रहा हूं, बट फिर सेकेंड टाइम हमने लोन ले लिया
जो पहले जो ओरिजिनल लोन दिया था, पहले जो ओरिजिनल लोन दिया था उसको रीपे करने के लिए, उसका जो सेकेंड लोन का जो इंटरेस्ट अमाउंट होगा वो भी हमको डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे यूटिलाइजेशन हो रहा है डीपीआर के ऊपर पे। मैं चारों पॉइंट को एक बार दोहरा रहा हूँ, उसके बाद आपका क्वेश्चन ले रहा हूँ। प्लीज एक बार वेट करिए, आपका क्वेश्चन हम लेंगे। एक्यूरल बेसिस होना चाहिए, मेरा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है। परचेस, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूअल। हाउस 1 को मॉर्गेज रखा, उससे जो पैसा मिला वो हाउस 2 में यूज किया, हमको डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि मॉर्गेज इज अ नॉट इम्पोर्टेंट पार्ट बट यूटिलिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर अ डिडक्शन। अगर मैं मॉर्गेज रख के लोन पेमेंट किया तो हमको डिडक्शन नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का कोई डिडक्शन नहीं है। ओरिजिनल लोन लिया और किस पर्पस लिया, रिपेयर करने के लिए या कंस्ट्रक्शन करने के लिए, फिर मैं बैंक पे गया, फिर सेकेंड टाइम लोन लिया और वो लोन लेके पहले वाला लोन को क्लियर किया। अब जो सेकेंड वाला लोन का जो इंटरेस्ट है उसका भी मेरे को डिडक्शन मिल जाएगा। देखो हम मेरे हाउस 1 है, हाउस 1, इस हाउस 1 को हमने बैंक के पास गिरवी रखे और उससे लोन अमाउंट लिए, उससे लोन अमाउंट लिए 10 लाख, 10 लाख, जिसका इंटरेस्ट मान के चल रहा हूं 10%। अब ये लोन लेके ये पूरा पैसा हम हाउस 2 का कंस्ट्रक्शन में यूटिलाइज कर रहा हूं, हाउस 2 का कंस्ट्रक्शन में यूटिलाइज कर रहा हूं। पूरा लोन 10 लाख रुपया का जो लोन अमाउंट है, ये लोन 10 लाख रुपया, ये मैंने क्या कर रहा हूं, हाउस 2 के लिए यूटिलाइजेशन कर रहा हूं, हाउस 2 का यूटिलाइजेशन है। तो इस 10 लाख का जो मेरा इंटरेस्ट होगा, ये इंटरेस्ट 10,000 मेरा डिडक्शन होगा। ये इंटरेस्ट का जो 10,000 जो डिडक्शन होगा वो मेरा अगेंस्ट हाउस 2, ये हाउस 2 का अगेंस्ट में होगा। ये इंटरेस्ट का डिडक्शन जो होगा ये हाउस 2 का अगेंस्ट में होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर मैं इस दूसरा पॉइंट बता दे रहा, अगर मैं यही लोन लेके म्युनिसिपल टैक्स पेमेंट करूंगा तो मेरे को कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। मान लो मैंने एक्सिस बैंक से लोन लिया 10 लाख रुपया, उसका इंटरेस्ट मान के चलो 15%। मैंने हाउस 1 का रिपेयर कर रहा हूं, हाउस 1 का रिपेयर हो, कंस्ट्रक्शन हो, जो भी है कर रहा हूं, उसका जो 15,000 रुपया है उसको मेरे को डिडक्शन मिलते जा रहा है। ये मेरा ओरिजिनल लोन है, ये मेरा ओरिजिनल लोन है, इसका यूटिलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है। मेरे पास एसबीआई बैंक आया, मेरे पास एसबीआई बैंक आया और मेरे को आके बोला जब मैं सेम लोन अमाउंट दूंगा, जो लोन ट्रांसफर होता है ऐसे ही लोन अमाउंट दूंगा, बट इसका रेट रहेगा ओनली 10%। तो आप क्या करोगे, ऑब्वियसली इस यहाँ से 10 लाख लोन लेके इसको पेमेंट कर दोगे, ऑब्वियसली इससे 10 लाख लेके इसको पेमेंट कर दोगे। अब इसका जो इंटरेस्ट होगा ये 10,000 है। अब ये 10,000 आपको क्या हो जाएगा, इसके बाद से 10,000 आपको डिडक्शन मिलता जाएगा। मान लीजिए इसको 6 महीना आप चलाए हो, इसको 6 महीना, तो आफ्टर 6 मंथ आपका डिडक्शन 10,000 करके चालू हो जाएगा। तो पहला 6 महीना आपका होगा 15,000 करके डिडक्शन,
एंड लास्ट 6 महीना होगा आपका नया डिडक्शन 10,000। ये टोटल आपका डिडक्शन साल के बाद जाके आपको एनएवी से माइनस हो जाएगा अंडर सेक्शन 24 भी। ओके सर एक सेकंड, हेलो। बोलो बोलो। सर रिकॉर्डिंग चल रहा है। ओके उसके बाद हम लोग देखो इस कॉन्सेप्ट कैप्सूल 3 हम लोग को क्या बता रहा है। बोले कॉन्सेप्ट कैप्सूल 3 हम लोग को बता रहा है कि हम लोग का जो लोन अमाउंट है वो 10 लाख रुपया है। इंटरेस्ट ऑन लोन है 1 लाख और इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट 6 लाख। हमको एक चीज बताओ, हमको इसमें डिडक्शन किस चीज का मिलेगा? एकदम इजी है, इंटरेस्ट का मिलेगा। ये दोनों का हमको डिडक्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वाला देखो एग्जांपल। बोला लोन 1 is taken from HSBC 10 लाख 18% 1/4/2019 फॉर रिपेयर ऑफ द हाउस। हम लोग 1/4/9 को 18% की इंटरेस्ट के हिसाब से 10 लाख का लोन लिए हैं। कब लिए हैं? 1/4/19 को। उसके बाद ऑन 1 अक्टूबर 19 को हम लोग सेकेंड लोन ले लिया। किसके पास से लिया? एसबीआई बैंक से 12%। एंड जो मेरा पहले का लोन था उसको रीपे कर दिया। क्या सॉल्यूशन होगा? क्या सॉल्यूशन होगा? 1/4 से 30 सितंबर तक 6 महीना होता है। तो हम लोग क्या किया, 10 लाख उसके साथ 18% और 6/12 करके मेरा ये 90,000 हुआ। ये मेरा 90,000 इंटरेस्ट हुआ। उसके बाद फिर 10 लाख 12% और 6 महीने के लिए मेरा 60 लाख, टोटल मेरा 13 लाख रुपया हुआ। ये मेरे को डिडक्शन मिल जाएगा। अभी तक हम लोग सीखे हाउस प्रॉपर्टी चार्ज होता है रेंटल इनकम के ऊपर। चार्जेबिलिटी सेक्शन 22 हम लोग को बताता है बिल्डिंग होना चाहिए, ओनर होना चाहिए प्रॉपर्टी का, बिजनेस में यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए। वैकेट लैंड, फर्नीचर, प्लान मशीनरी अगर भाड़े पे दे रहे हो, अदर सोर्सेस में स्मूथली बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हो, बिजनेस कंडक्ट कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हो, तो ये बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा। घर किसी में भाड़े पे लेके किसी को भाड़े पे देना अदर सोर्स में इसमें से चला जाता है। इसको हम लोग सबलेट बोलते हैं। घर किसी से भाड़े पे लेके किसी और को भाड़े पे देना सबलेट होता है, अदर सोर्सेस में चला जाता है। ऑल टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज rental income are chargeable in the hand of house property। सारा हाउस प्रॉपर्टी का ट्रीटमेंट होता है एक्रुअल बेसिस से म्युनिसिपैलिटी टैक्स को छोड़ के। म्युनिसिपैलिटी टैक्स पेमेंट बेसिस होता है, अगर ओनर पेमेंट करेगा तभी डिडक्शन मिलेगा, टेनेंट करेगा तो नहीं मिलेगा। अगर हम लोग 10,000 रुपया म्युनिसिपैलिटी टैक्स हुआ, उसमें अगर 5,000 पेमेंट किया तो 5,000 का ही डिडक्शन मिलेगा। इंटरेस्ट एंड पेनल्टी ऑन म्युनिसिपैलिटी टैक्स कभी डिडक्शन नहीं मिलेगा।
जीएबी कैसे निकालेंगे सर? एक्चुअल रेंट एंड एक्सपेक्टेड रेंट व्हिचएवर इज हायर। सर एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालेंगे? हमने बोला एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए पहले म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट व्हिचएवर इज हायर, जो रिजल्टिंग फिगर आएगा उससे तुम लोग स्टैंडर्ड रेट को लोअर कर देना, वही तुम्हारा एक्सपेक्टेड रेट आएगा। अंडर सेक्शन 24A डिडक्शन में आता है, ऐसा दो डिडक्शन अभी तक का क्लास में दो डिडक्शन याद रखना पड़ेगा, उसका सेक्शन याद रखना पड़ेगा। 24A 24B। 24A हम लोग का क्या है? इन डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A हम लोग का होता है 30% डिडक्शन होता है हम लोग का एनएबी के ऊपर। किस लिए एनएबी का 30% डिडक्शन देता है? सर ऑल एक्सपेंसेस जो होता है उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलता है, इस कारण गवर्नमेंट ने बोला मैं 30% आप लोग को एनएबी के ऊपर डिडक्शन दे देंगे। सर एनएबी कैसे निकालता है? बोला जितना आपका जीएबी होगा उससे आपको म्युनिसिपैलिटी टैक्स को माइनस करना पड़ेगा, तभी आपको एनएबी निकालता है। अगर सर एनएबी नेगेटिव होगा तो आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओके, उसके बाद हम लोग सीखे इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B। ए एक्रूअल बेसिस होता है, जिस टाइम एक्रूड होता है उसी टाइम इसको डिडक्शन मिल जाएगा, हर महीना इसका डिडक्शन मिल जाएगा, हर साल इसका डिडक्शन मिल जाएगा। हमने ये भी बोला इसका यूटिलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, आप लोन लेने के बाद इस कहाँ पे यूटिलाइजेशन कर रहे हो वो वेरी इंपॉर्टेंट है। चार चीज का नाम बोले थे हम, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूअल, परचेसिंग। उसके बाद हम ये भी बोले थे अगर आप घर वन भाड़े पे ले, घर वन मॉर्गेज रख रहे हो और उसका जो लोन है उस लोन को आप यूज कर रहे हो हाउस टू का केसेस में, उसका कंस्ट्रक्शन हो, रिपेयर हो, रिन्यूअल हो, जो भी है, तो उस केसेस में आपको डिडक्शन मिल जाएगा उसका इंटरेस्ट अमाउंट अगेंस्ट हाउस टू। अगर आप लोन लिए हो और उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हो म्युनिसिपल टैक्स पेमेंट करने के लिए, तो आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। आपका इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट हो गया तो उसका जो इंटरेस्ट है वो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। आपका अगर ओरिजिनल लोन लेके कंस्ट्रक्शन कर रहे हो या रिपेयर कर रहे हो हाउस का, बाद में आप सेकेंड किसी बैंक से लोन लिया और पहला लोन को ओरिजिनल लोन को क्लियर कर दिया, तो सेकेंड लोन का जो इंटरेस्ट अमाउंट होगा वो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। इसी तक हम लोग पढ़े हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हुए एक सम और करके आज का क्लास कंप्लीट करेंगे। आज का क्लास कंप्लीट करेंगे ये सम करने के बाद। एक बार सम को देखो, इसमें बोला फॉलोइंग कंप्यूटेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ द हाउस। मेरा म्युनिसिपैलिटी वैल्यू है, फेयर रेंट है, स्टैंडर्ड रेंट है, एक्चुअल रेंट है। यहाँ पे एक अनरियलाइज रेंट आ रहा है जो अभी तक हम सिखाए नहीं, नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे। जरूर मेरा क्लास को सब्सक्रिप्शन करके रखना नेक्स्ट क्लास के लिए, और पूरा क्लास आप लोग क्लास 1 क्लास 2 पूरा देखिए, तब आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपका एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स 15% रिपेयर है, इंटरेस्ट है, इस सम को हम करने वाले हैं अभी। प्लीज ध्यान से सम को देखिएगा। ये होता है आप लोग का सम का तैयार करने का फॉर्मेट।
एसएससी का नाम हम मिस्टर ए मान के चलते हैं क्योंकि नाम दिया हुआ नहीं है, हम देखे है। स्टेटस रेसिडेंट इंडिविजुअल previous year 2019 2020 assessment year 2020 2021 computation of house property particular amount amount rupees पहले होगा म्युनिसिपल वैल्यू म्युनिसिपल वैल्यू उसके बाद होगा फेयर रेंट उसके बाद होगा स्टैंडर्ड रेंट ठीक है। उसके बाद होगा एक्सपेक्टेड रेंट। अब म्युनिसिपैलिटी वैल्यू क्या है? म्युनिसिपैलिटी वैल्यू क्या है? 70 70
72,000। फेयर रेंट क्या है? फेयर रेंट 78,000। 78,000। स्टैंडर्ड रेट है, स्टैंडर्ड रेट कितना है? 95,000। तो पहला 72,000 और 78,000, whichever is higher, 78,000 and 95,000, whichever is lower. 95,000. $95,000। ठीक है। उसके बाद नीचे देखो, जब भी कुछ करोगे तो उसके नीचे नोट देना कंपलसरी है। Higher of 1 and 2 but not exceeding 3 as per Supreme Court decision। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, ये नोट देना कंपलसरी है। इससे आपको नोट के लिए मार्क्स वेरी करते हैं। आप लोग नोट्स नहीं दोगे तो उसका मार्क्स आपको वेरी नहीं करेगा। और सबको समझ आ रहा है? ये हम लोग को निकल गया एक्सपेक्टेड रेंट। हम लोग के पास एक्चुअल रेंट भी निकालना है। हम लोग कभी एक्चुअल रेंट भी निकालना होगा। एक्चुअल रेंट, बट एक्चुअल रेंट में एक नया चीज आएगा आप लोग को, उसमें आपको लेस करना पड़ेगा अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट, एक्चुअल रेंट एंड उससे हमको अनरियलाइज। तो हम लोग को अनरियलाइज रेंट और एक्चुअल रेंट कितना है वो देख लेना पड़ेगा। इधर देखिए, आपका अनरियलाइज रेंट है 10,000 और एक्चुअल रेंट है, आपका अनरियलाइज रेंट है 10,000 और एक्चुअल रेंट है, तो ये दोनों ना माइनस होकर आपका 90,000 होएगा। ये आपका 90,000 होगा।
अनरियलाइज गेन आपके लिए है 1,00,000 और 10,000 आपका लेस हो जाएगा, तो आपका 90,000 होएगा। आपका 90,000 होएगा। तो एक्चुअल 8,000, तो आपका जीए भी निकल गया। इसी के दौरान आपको जीए भी निकल गया। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपका निकल गया। कितना हुआ? whichever is higher, 95,000। ये मेरा जीए भी निकल गया। उसके बाद हम लोग को, आप लोग इसको लिख लीजिए क्योंकि आपको डिलीट करके आने वाला, देख लीजिए और लिख लीजिए, मैं पॉज करके भी लिख सकते हैं आप लोग अपना यूट्यूब चैनल में। मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, इसको डिलीट कर देना क्योंकि मेरे पास और प्लेस नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, ठीक है। हम लोग का अमाउंट कितना आया था? 90, 95,000। उसके बाद लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 ए 30% of 95,000। जल्दी निकालो कि जल्दी निकालो। 30% of 95,000 कितना होता है? 95,000 इंटू 30%, 28,500। 28,500 फिर होगा लेस लेस interest on loan under section 24B। कितना देख लेते हैं, कितना लोन अमाउंट बचा हुआ है? 10,000। 10,000 लोन अमाउंट मेरा डिडक्शन होगा।
10,000 मेरा डिडक्शन होगा। टोटलिंग करिए, कितना होगा हमको बताइए जल्दी। $56,500। ये आपका क्या हुआ? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसके साथ साथ हाउस प्रॉपर्टी का एक सम खत्म। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आप लोग को क्या बोला, यहाँ पे दो चीज है। एक एक चीज गलती हुआ, सॉरी सॉरी गलत हो गया, मैंने म्यूनिसिपैलिटी टैक्स ही नहीं लिया। ये चेंज हो गया पेज, उस कारण हमको भूल गया था। GAV मेरा था 95,000। GAV मेरे लिए था 95,000 ग्रॉस एनुअल मेरा था। उससे माइनस होगा मेरा म्यूनिसिपैलिटी टैक्स एट द रेट ऑफ 15%। तो म्यूनिसिपैलिटी वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं। म्यूनिसिपैलिटी वैल्यू कितना है? म्यूनिसिपैलिटी वैल्यू कितना है? 72,000, 72,000। म्यूनिसिपैलिटी वैल्यू कितना है? 72,000। तो इस 72,000 के ऊपर हमको 50% कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 72,000 मेरा म्यूनिसिपैलिटी वैल्यू है, इनटू 50%। 72,000 इंटू 50%, 10,800। ये मेरा इन्हें भी निकला। 161,200। उसके बाद मेरा होएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन
this standard deduction under section 24A is loan from interest from loan. Interest from loan under section 24B. ओके, इसमें मेरा होगा 30% of 61200. ओके, अब करते हैं 61200 into 30%, 18,360 और इसका था 10,000. ठीक है, और टोटल कैलकुलेशन करो, माइनस 10,000, 32,840. ये आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम है. ये आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम है. ओके, इसमें एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बचा हुआ है, हम जो बोल रहे हैं इसमें देखिए, इसमें रिपेयर है 12,000. इसका कोई ट्रीटमेंट होगा क्या? इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है. देखो, इसके कारण तुमको तो उसके नीचे नोट देना पड़ेगा, जो शाम किया उसका नोट देना पड़ेगा. इन कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नो डिडक्शन अलाउड इन द रेस्पेक्ट ऑफ रिपेयर, इसका भी नोट देना पड़ेगा. उसके बाद यहाँ पे देखो, जो जीएबी है, इसके नीचे भी एक नोट लिखना चाहिए था, जे एक्सपेक्टेड रेन और एक्चुअल रेन, इस दोनों का हायर है. ठीक है, ऐसा नोट देने से आपको मार्क्स मिलेगा. ऐसे करके आपको सम करना है, टाइम लिमिट करके सम करना है. ओके, थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज आप लोग मेरा सब्सक्राइब करिएगा चैनल, और आने वाला सारा क्लास आप लोग को मिलता जाएगा. नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे अनरियलाइज्ड रेन का रूल 4, और भी सारा क्लास करेंगे. ओके, थैंक यू एवरीवन.